वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरी सोर्सेज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में सिर्फ दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे हम शॉर्टली एएस एनपीओ भी कहते हैं, और प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउंटिंग इस सिलसिले में जो गाइड किया हुआ है इस स्टैंडर्ड के अंदर वो क्या है। तो इन दो पॉइंट्स पे वन बाय वन बातचीत करते हैं। सबसे पहले की पॉइंट्स ये हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ASNPO भी हम कह सकते हैं, और बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टली NPOs भी कहा जाता है। तो इस पर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये ICAP ने इशू किया है। इसे हम फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि SCCP ने एक डायरेक्टिव इशू किया हुआ है जिसके मुताबिक ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई हो जाता है। इसकी जो एप्लीकेशन है उन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर है जिसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 42 में कहते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, और वो रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2017। तो ऐसी जो एनपीओ होती हैं उन पर कंपनीज एक्ट की 5th शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होती हैं, वो भी उन्हें फॉलो करनी होती हैं डिस्क्लोजर में, और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एनपीओ का ये भी वो फॉलो करती हैं। अगर कोई कंफ्लिक्ट हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में और कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट में, तो कंपनीज एक्ट अप्लाई किया जाएगा, यानी जो प्रायोरिटी दी जाएगी, जो प्रिवेल करेगा वो कंपनीज एक्ट करेगा, उसकी अथॉरिटी ज्यादा है। अब हमने जिस तरह भी यहाँ पे डिस्कस किया कि ये अप्लाई तो उन पर होता है जो रजिस्टर्ड हों अंडर कंपनीज एक्ट, लेकिन इसके अलावा भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे छोटी मोटी चैरिटीज भी हो सकती हैं, और उसके अलावा सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी एक्ट के अंदर भी कुछ रजिस्टर्ड होती हैं। तो वो भी चाहें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ अप्लाई कर सकती हैं। उनके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अलाउड है कि वो चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इस सिलसिले में जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो हमें अंडरस्टैंड करनी है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ है ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है, जो जैसे कि डोनेशन जो मिलती है उसको कैसे डील करना है, कोई जो मुफ्त में एसेट्स मिल जाते हैं उनको क्या करना है, कोई मटेरियल या सर्विसेज वॉलंटियर्स की मिलती है तो उसे कैसे डील करना है। जो रूटीन अकाउंटिंग है कि जैसे आप अगर कोई चीज़ परचेज करते हैं या कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रूटीन में खरीदते हैं, या आप कोई बिजनेस में जो रूटीन ऑपरेशंस में सैलरीज वगैरह की अकाउंटिंग है, वो सब के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ जो है वो हर चीज़ के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। तो उसमें एक हमें प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउंटिंग यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल IFRS जो है वो भी एक प्राइमरी सोर्स कंसीडर होते हैं, वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से प्राइमरी सोर्स हैं। तो यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ के साथ कोई ना कोई प्राइमरी सोर्स भी फॉलो हो रहा होगा, जो जनरल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ओवरऑल उस कंपनी उस एनपीओ की जो अकाउंटिंग है वो कैसे होनी है वो उसके ऊपर होगा। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी सोर्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रिवेल करेंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ पे। यानी अगर किसी जगह पे कंफ्लिक्ट आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में और प्राइमरी सोर्स में यानी IFRS में लेट से, तो इनमें से फिर हम IFRS को फॉलो कर रहे होंगे। इसी तरीके से ये भी अलाउड है कि जो एनपीओ है वो कोई एडिशनल गाइडेंस भी रेफर कर सकती है प्राइमरी सोर्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ के अलावा भी। फॉर एग्जांपल एक मैटर पे हम कहते हैं कि उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ के अंदर भी गाइडेंस नहीं है, उस मैटर पर IFRS में भी गाइडेंस नहीं है, लेकिन लेट्स से कि हम कहते हैं ICAP की टेक्निकल रिलीज डॉक्यूमेंट एक है, या ICAP की जो सिलेक्टेड ओपिनियंस हैं उनके अंदर उसके ऊपर हमें गाइडेंस मिल रही है कि उस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, उस चीज़ की अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो फिर हम उस एडिशनल गाइडेंस की तरफ भी एनपीओ की अकाउंटिंग के लिए रेफर कर सकते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब प्राइमरी सोर्स की तरफ चलते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जिसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं, जिसके मुताबिक अकाउंटिंग हो रही होती है, और ये जो है वो अप्लाई होना है अदर देन बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ। तो इसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज होती हैं जैसे यूटिलिटी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज वगैरह हैं, तो वो तो IFRS फॉलो करती हैं जो IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किए हुए हैं, और SCCP ने उनको पाकिस्तान में नोटिफाई किया हुआ है कि वो एप्लीकेबल हैं कंपनीज पे। अगर कोई लार्ज साइज एनपीओ हो तो उस जी कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि लार्ज साइज क्या है, मीडियम और स्मॉल साइज क्या है। तो लार्ज साइज जो होगी वो भी IFRS को ही फॉलो करेगी जो IASB ने इशू किए हैं बाय SCCP। अगर कंपनी का साइज मीडियम या स्मॉल साइज एनपीओ है तो वो IFRS फॉर SMEs, ये एक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। यानी ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो IFRS की निस्बत इनमें रिक्वायरमेंट्स कम हैं, ये कम डिटेल्ड स्टैंडर्ड है। ये भी IASB ने इशू किए हैं, इन्हें भी पाकिस्तान में SCCP नोटिफाई करता है,
तो फिर ये अप्लाई होंगे। तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज और लार्ज साइज एंटिटीज जो हैं वो प्रॉपर आईएफआरएस फॉलो करती हैं, और जो मीडियम और स्मॉल साइज हैं वो आईएफआरएस फॉर एसएमई फॉलो करती हैं। आईएफआरएस फॉर एसएमई की रिक्वायरमेंट कंप्लीट आईएफआरएस के मुकाबले में निस्बतन कम है। फिर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है माइक्रो एनपीओ का, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में डिफाइन हुई है कि जो रजिस्टर्ड ना हो अंडर कंपनीज एक्ट, और उनका एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू भी 25 मिलियन से कम हो। तो 25 मिलियन जो है ये 2.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। एनुअल जो उनका रेवेन्यू है डोनेशन से या दूसरे कामों से, वो 25 मिलियन से कम हो, कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड ना हो, तो उन्हें माइक्रो एनपीओस कहा जाएगा। माइक्रो एनपीओस को दो तरीके से अकाउंटिंग अलाउड है। एक ऑप्शन तो उनको ये अलाउड है कि वो कैश बेसिस पे अपने अकाउंट्स बना लें, और जब वो कैश बेसिस जैसे रिसीट एंड पेमेंट बेसिस पे अकाउंट बनाए जाते हैं, अगर वो रिसीट एंड पेमेंट बेसिस पर अकाउंट्स बनाते हैं तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ जो है वो उन पर अप्लाई नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन उनके पास ये है कि वो एक्रूवल बेसिस पर अकाउंट्स बनाएं, और अगर वो एक्रूवल बेसिस पर अकाउंट्स बनाएं तो फिर उन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ भी अप्लाई होगा, और एक फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जो स्मॉल साइज एंटिटीज के लिए इशू किए हुए हैं, ये आईकैप की तरफ से है, तो ये भी फिर अप्लाई उन पर हो जाएंगे। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में ये गाइडेंस है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप सिलेक्ट और अप्लाई करेंगे वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे। अगर हम रूटीन में देखें तो IAS 8 जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी यही है। इसी तरीके से एक और पॉइंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में मेंशन है वो ये है कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ से कोई डेविएशन करनी है, कोई डिपार्चर करना है, यानी उसकी किसी रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करते, और तो वो डिस्क्लोजर से जस्टिफाइड नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में एक जगह पे ये बताया हुआ है कि अगर आपको किसी की तरफ से फ्री कंट्रीब्यूशन मिलती है तो उसको आपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अब आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, किसी और मेजरमेंट बेसिस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्लोजर में जाकर अगर आप ये लिख भी देते हैं कि इस पे इस्तेमाल तो फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी जो कि हमने नहीं की, तो इससे वो आपकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो जाएगी। यानी जो इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सिर्फ डिस्क्लोजर में बता देने से कि हमने इनकरेक्ट ट्रीटमेंट फॉलो की है, उससे वो ठीक नहीं हो जाएगी। तो जब आपको पता है कि एक चीज गलत है तो उसे जानबूझकर गलत अगर पॉलिसी को अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर जितना मर्जी आप डिस्क्लोजर दे दें, उसके बारे में बता भी दें बेशक, तो वो ट्रीटमेंट जस्टिफाइड नहीं होगी और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस कंसीडर नहीं होगी। तो ये टोटल हमारे इस वीडियो के छोटे से पॉइंट्स थे। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में रिकग्निशन एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। तो जो जनरल रिकग्निशन क्राइटेरिया इसमें बताया हुआ है वो ये है कि एक तो ये रिक्वायरमेंट है कि आप किसी भी आइटम को तब रिकग्नाइज करेंगे अगर उसका रिलायबल एंड रीजनेबल मेजर अवेलेबल हो, जैसे कॉस्ट मालूम है या कुछ सिचुएशन में फेयर वैल्यू मालूम है। जहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स रेलिवेंट होते हैं तो ये प्रोबेबल हो कि जो बेनिफिट्स हैं वो या तो ऑब्टेन हो जाएंगे जैसे एसेट की सूरत में, या देने पड़ेंगे गिवन अप हो जाएंगे जैसे लाइबिलिटीज की सूरत में। अब ये एक जनरल रिकग्निशन क्राइटेरिया है, जहां पे कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हो वहां पर हमें प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोफेशनल जजमेंट इसलिए देखनी है कि क्या किसी पर्टिकुलर आइटम को रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में जो रिकग्निशन है वो डिफरेंट आइटम्स की डिस्कस हुई हुई है। जैसे अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन मिलती है जैसे डोनेशन वगैरह, तो वो रिस्ट्रिक्टेड मिलती है तो कैसे रिकग्नाइज करनी है, अनरिस्ट्रिक्टेड मिलती है तो कैसे रिकग्नाइज करनी है, तो उसके सारे जो मैकेनिज्म है कि किस पॉइंट पर रिकग्नाइज होनी चाहिए वो सारी बातें बताई गई हैं। इसमें खास तौर पे जो रेवेन्यू की रिकग्निशन है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर रेवेन्यू को जनरली तब रिकग्नाइज किया जाता है जब हम अपनी परफॉर्मेंस अचीव कर लेते हैं। आईएफआरएस के मुताबिक जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है तब हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं। तो यहां पर भी तकरीबन वही बात की गई है कि व्हेन परफॉर्मेंस इज अचीव्ड एंड रीजनेबल अश्योरेंस रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड कलेक्टिबिलिटी ऑफ द कंसिडरेशन एग्जिस्ट। मेजरमेंट का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम वो जो अमाउंट है रेवेन्यू की वो मेजर कर सकते हैं, और कलेक्टिबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब ये है कि जो भी हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, या जिस पर्सन से हमें पैसे मिलने हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे हमें वो पैसे मिल जाएंगे, प्रोबेबल है कि हमारी तरफ वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, वो जो पैसे हैं वो आएंगे। तो इस रूल को जब हम अप्लाई करते हैं एनपीओ पे यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर, तो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन अगर हो तो जब रिसीव होती हैं या रिसीवेबल बन जाती हैं तभी आप रिकग्नाइज कर लेते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि आपको ऐसी डोनेशन मिली है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसे किस मकसद के लिए यूज करना है,
आप उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब पैसे मिल गए तभी वो आपका रेवेन्यू बन जाएगा। अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलती है, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का फॉर मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एक डोनेशन मिली है, आप एक जो है ना एजुकेशन चैरिटी चला रहे हैं, और जो लेकिन आपको जो कंट्रीब्यूशन मिली है उसमें डोनेशन में स्पेसिफिक एक शर्त है कि ये स्कूल की बिल्डिंग बनाने में आपने इस्तेमाल करनी है, रूटीन ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं करनी। तो फिर जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तभी उससे रिलेटेड कंट्रीब्यूशन को रेवेन्यू का हिस्सा बना सकते हैं, उससे पहले नहीं बना सकते। तो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करेगी कि रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन क्या है। जब वो रिस्ट्रिक्शन आप पूरी कर रहे होंगे उसी टाइम के हिसाब से आप उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे होंगे। फिर जब बात आती है गेन्स की, जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिस्पोज कर दिया तो आप ये गेन्स तब रिकग्नाइज करेंगे जब वो गेन रियलाइज हो जाते हैं, अनरियलाइज गेन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फिर एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो एक्सपेंसेस मैचिंग कॉन्सेप्ट जो रूटीन में हम अप्लाई करते हैं वही अप्लाई करते हुए रिकॉर्ड करने चाहिए। और इसी तरह लॉसेस जो हैं वो तब रिकॉर्ड होंगे जब रेलिवेंट एक्सपेंडिचर या जो पहले आपका एसेट था उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ना आने हो। फॉर एग्जांपल आपका एक एसेट मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गया, उसका लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, या आप कहते हैं कि आपके एक एसेट की कुछ इंपेयरमेंट हो गई तो वो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये रेवेन्यू रिकग्निशन यानी, और ये रेवेन्यू का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ कि रेवेन्यू से अल्टीमेटली फिर आपके एक्सपेंसेस और इनकम सारी चीजें कवर होंगी। तो वो सारी जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। अब रिकग्निशन के बाद जो सेकंड एरिया इस हमारी वीडियो में है वो है मेजरमेंट पे। तो मेजरमेंट का रूल ये है कि एक तो प्राइमरी बेसिस जो हम मेजरमेंट की यूज करते हैं वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में ज्यादातर जो आइटम्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड होंगे, लेकिन कुछ केसेस में जहां पर हिस्टोरिकल कॉस्ट डिटरमिन नहीं हो सक रही होती वहां पर फेयर वैल्यू भी यूज की गई है। और इसमें अगर हम कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट, जैसे हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के टॉपिक में पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि जी 3 किस्म के कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं। बेसिकली 2 मेन है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो उसमें से यहाँ पर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस अप्लाई होगी। फिर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर 2 वेज होते हैं, एक को मनी टर्म्स कहते हैं, एक को रियल टर्म्स कहते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ के अंदर जो मेजरमेंट की बेसिस यूज हुई हुई है वो मनी टर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई हुई है। वैसे अगर हम देखें तो आईएफआरएस के अंदर भी जो सारी कैलकुलेशन और चीजें हैं वो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स को मेनली फोकस कर रही हैं। कुछ जगह पे रियल टर्म्स का इम्पैक्ट है, लेकिन मेन फोकस जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की साइड पर ही है। तो ये रिकग्निशन और मेजरमेंट से रिलेटेड पॉइंट थे फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ से रिलेट करके। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फंड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, और ये ऑलमोस्ट सेम ही है जो हम आईएफआरएस में पढ़ते हैं। फिर फंड अकाउंटिंग, बेसिकली उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि फंड अकाउंटिंग इटसेल्फ क्या होती है और जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसमें वो क्या होती हैं, तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। फिर फंड अकाउंटिंग के अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मेन डिफरेंस है नॉर्मल वे में जो अकाउंटिंग हो रही होती है और जो एनपीओ की अकाउंटिंग है, खासतौर पर जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ फॉलो करते हैं तो वो डिफरेंस ये है कि इसमें जो मेथड फॉलो हो रहा होता है वो फंड अकाउंटिंग का मेथड फॉलो हो रहा होता है। फिर इसमें 3 टाइप के बेसिकली फंड्स होते हैं, यानी फंड्स की वैसे तो ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन टाइप वाइज अगर हम देखें तो हम सारे फंड्स को 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, इंडोमेंट फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, जिसे जनरल फंड भी कहा जाता है। तो हम इन 6 पॉइंट्स पर 1 बाय 1 डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ में जो शामिल होंगी, और इसमें अल्टरनेटिव टाइटल भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसे आप बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसे जस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ये बिल्कुल वैसी ही चीज बनेगी जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, तो इसमें फिर वो टर्म जो है इक्विटी की यूज नहीं होती, इसमें चेंज इन नेट एसेट की टर्म यूज होती है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जैसे नॉर्मल होती है, और फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनके जो सपोर्टिंग शेड्यूल्स यानी कैलकुलेशन होती हैं जो कि क्रॉस रेफरेंस्ड होनी चाहिए, यानी नोट नंबर जो है
वो बाकायदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी वो नोट मेंशन हो, जिससे रेलिवेंट नोट के अंदर जाकर डिटेल देखी जा सके। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक इंटेग्रल पार्ट कंसीडर होते हैं। इंटेग्रल पार्ट का मतलब ये है कि नोट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग नहीं समझा जाता, इन्हें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक हिस्सा समझा जाता है। इस सिलसिले में फिर कुछ कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है, और वो ये है कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन भी शामिल करनी है। जिस तरह हम पाकिस्तान में लास्ट 1 ईयर एक कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, वो हम एनपीओ के अंदर भी प्रेजेंट करेंगे। अनलेस इसमें एक एक्सेप्शन है कि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल ना हो। ऐसा कब हो सकता है? जब आप कहते हैं कि एक एनपीओ का जो लास्ट ईयर था उसमें और करंट ईयर के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले फॉर एग्जांपल आप एक इनफॉर्मल सी चैरिटी चला रहे थे, करंट ईयर में आपने क्या किया कि उसे बाकायदा कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाया, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद उसके सारे जो अप्रूवल्स वगैरह थे वो लिए और फिर आपने काम शुरू किया। तो आपके लास्ट ईयर के जो ऑपरेशंस हैं और जो करंट ईयर के ऑपरेशंस हैं वो एज सच कंपेरेबल नहीं हैं। उनको अगर आप प्रेजेंट कर भी देंगे एज अ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन तो उससे कोई एज सच मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में तो अगर आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना अदरवाइज नॉर्मल रूल यही है कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन शामिल करनी चाहिए, और मोस्टली जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल भी होती है। फंड अकाउंटिंग की डेफिनेशन पर बात करें तो जो डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में गिवन है फंड अकाउंटिंग की, वो है कि फंड अकाउंटिंग कंप्राइजेज द कलेक्टिव अकाउंटिंग प्रोसीजर्स resulting in a self-balancing set of accounts for each fund established by legal, contractual or voluntary actions of an NPO। तो डिफरेंट टाइप्स के जो फंड्स होते हैं, चाहे वो लीगल पर्सपेक्टिव से क्रिएट हुए हैं लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुए हैं, या वॉलंटरी एक्शन, यानी जो एनपीओ है उसने एज एन एंटिटी खुद डिसाइड किया कि वो एक सेपरेट फंड क्रिएट करें। ये सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, यानी हर फंड का अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाएं तो वो टैली हो जाएगा। फिर है कि एलिमेंट्स ऑफ फंड कैन इंक्लूड एसेट्स, लाइबिलिटीज, नेट एसेट्स, दैट मींस काइंड ऑफ इक्विटी, लेकिन यहां पे टर्म इक्विटी यूज नहीं होती, नेट एसेट्स कहते हैं। रेवेन्यूज, जो डोनेशन वगैरह या दूसरी चीजें मिलती हैं, एक्सपेंसेस, एंड गेन्स एंड लॉसेज वेयर एप्रोप्रिएट। फंड अकाउंटिंग इन्वॉल्व एन अकाउंटिंग सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यानी हम अलग अलग कर देते हैं, ऑल्दो नॉट नेसेसरली अ फिजिकल सेग्रीगेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी उसमें हर फंड जो है वो अलग अलग शो होता है, इसको फंड अकाउंटिंग कहते हैं। अब जो 3 मेन टाइप ऑफ फंड्स हैं वो है एंडोमेंट फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड और अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड, जो कि हम इसी वीडियो में थोड़ा सा एंड में जाकर देखेंगे कि ये फंड की टाइप हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। अब जो भी एक एनपीओ के फंड्स होते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस इंटरनली भी हो सकती हैं और एक्सटर्नली भी। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड जो नेट एसेट और फंड बैलेंसेस होते हैं उनको अक्सर हम रिजर्व्स या एप्रोप्रिएशन कहते हैं। जैसे एक बिजनेस का रिटेन अर्निंग का अकाउंट होता है ना, उसी तरह एनपीओ के अंदर जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड आपने कोई फंड रखा हुआ होता है उसे रिजर्व या एप्रोप्रिएशन भी कह सकते हैं, और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड भी कह सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस की डेफिनेशन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में गिवन है, वो डेफिनेशन देख लेते हैं। Restrictions are stipulations यानी conditions imposed that specify how resources must be used, यानी वो शर्तें जिसमें ये डिफाइन किया गया होता है कि आपको जो पैसा दिया गया है फंड में उस एनपीओ को, वो उसने कैसे इस्तेमाल करना है। बाज़ रिस्ट्रिक्शन एक्सटर्नल होती हैं, यानी कोई बंदा डोनेशन जो देता है उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूटर, जो शख्स वो डोनेशन वगैरह दे रहा है, रिसोर्सेज दे रहा है आपको, कैश या अदर थिंग, और वो एक शर्त लगा देता है कि जी ये जो पैसे हैं ये इस मकसद के लिए यूज करने हैं, तो वो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस होंगी। फिर इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस वो होती हैं जो एनपीओ खुद अपनी तरफ से लगाती है। नॉर्मली जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या कोई काउंसिल है या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है वो फैसला करते हैं कि जी हम ये वाले पैसे जो हैं वो नॉर्मल ऑपरेशन में खर्च नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम खर्च करेंगे किसी एक खास मकसद के लिए और उसके अलावा यूज नहीं होंगे, तो वो एक किस्म की इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है। तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कंडीशंस हैं जो रिसोर्सेज के यूज पर लगाई जाती हैं। अगर कंट्रीब्यूटर की तरफ से लगें तो वो एक्सटर्नल हैं, और अगर एनपीओ की तरफ से खुद लगें, एनपीओ की अपनी मैनेजमेंट की तरफ से लगें, तो फिर उनको इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस कहा जाता है। अब फंड अकाउंटिंग जो की जाएगी, अब आगे जाकर जब हम इस पे प्रॉपर्ली कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वो तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा कि ये फंड अकाउंटिंग प्रिसाइजली कैसे की जाती है। लेकिन इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या हैं?
एक तो ये कि आपको जो हर फंड जो आप रिपोर्ट करते हैं, यानी अगर आपने 4 फंड्स डिफरेंट रिपोर्ट किए हैं, 2 फंड्स डिफरेंट किए हैं, तो वो उनकी आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बतानी है। फॉर एग्जांपल इंडोमेंट फंड पे रिस्ट्रिक्शन होती है, तो वो इंडोमेंट का पर्पस क्या है वो तो आप बताएंगे। रिस्ट्रिक्टेड फंड है तो उसकी नेचर बताएंगे, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है। फिर मल्टी कॉलम फॉर्मेट भी यूज किया जा सकता है, जिसमें हर फंड के लिए कॉलम यूज कर लेते हैं। अदर फॉर्मेट भी यूज किया जा सकता है, जिसे हम बेसिकली सिंगल कॉलम फॉर्मेट कहेंगे, कि पूरी एनपीओ की फिगर्स जो हैं वो एक साथ कंबाइन कर देते हैं, और अलग अलग फंड का जब बताना होता है तो उसको अलग अलग लाइन आइटम में बता दिया जाता है। आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स के लिए डिफरेंट फॉर्मेट यूज कर लें। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को सिंगल कॉलम में बना लें और स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मल्टी कॉलम में बना लें। और फंड अकाउंटिंग के फर्दर 2 मेथड्स होते हैं, एक को रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड कहा जाता है और दूसरे को डेफरल मेथड कहा जाता है। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड और डेफरल मेथड पर हम आगे की कुछ वीडियोस में बातचीत करेंगे और इनके ऊपर फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली इसमें जो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं जो सेम डाटा पर हैं, और उनको हम एक रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड से सॉल्व करेंगे और एक को डेफरल मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये जो हमने फंड्स की टाइप्स देखी, प्रिसाइजली इनका मतलब क्या है और इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ। तो इंडोमेंट फंड क्या होता है? इंडोमेंट फंड जो है वो एक सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स है। अच्छा, अब सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब है? यानी अगर आप इसका एक ट्रायल बैलेंस बनाएं तो वो टैली हो जाएगा, उसके डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल होंगी, जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ इंडोमेंट कंट्रीब्यूशंस शामिल होती हैं। अच्छा, अब इंडोमेंट कंट्रीब्यूशंस क्या होती हैं? वैसे तो हम डिटेल में जाकर जब कंट्रीब्यूशंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ऐसी होती है कि एक ऐसा फंड बनाया जाता है जिसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसको किया जाता है इन्वेस्ट। फिर उस प्रिंसिपल अमाउंट पर जो इन्वेस्टमेंट की गई होती है उससे जो इनकम होती है उस इनकम को जो है चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो जो है ना रखी जाती है। इसकी एक मैं मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैप में कुछ लोगों ने मिलकर एक इंडोमेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूशन दी। किसी ने 10 लाख रुपए, किसी ने 2 करोड़ रुपए, किसी ने 10 करोड़ रुपए दे दिए। लेट से कि हम कहते हैं कि 25 करोड़ रुपए जमा हो गए। उन 25 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, उससे इनकम होती है। अब अच्छा, अब लेट से हम कहते हैं कि जी उससे जो इनकम होती है वो सालाना 1 करोड़ रुपए की होती है। तो उस 1 करोड़ रुपए से जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल 25 करोड़ रुपए हैं उनको जो है ना नहीं छेड़ा जाता। तो ये इंडोमेंट फंड कहलाएगा, यानी जिसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो मेंटेन की जाती है, वो प्रिजर्व की जाती है, उसको जो है अफेक्ट नहीं किया जाता। और जो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर रिटर्न आ रहे होते हैं उससे चैरिटेबल पर्पस को पूरा किया जाता है। तो इन्हें इंडोमेंट फंड कहते हैं। तो इसमें सिर्फ इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन आएंगी और इन्वेस्टमेंट इनकम का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होगा और वो रिपोर्ट होगा एज रेवेन्यू ऑफ इंडोमेंट फंड। यानी अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन मिलती है इंडोमेंट फंड के लिए, सिर्फ वो ही इंडोमेंट फंड का रेवेन्यू कंसीडर होगी। अगर आप कुछ अमाउंट इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे फंड से इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंडोमेंट फंड में कर दिया आपने इंटरनल रिस्ट्रिक्शन की बेस पर, तो वो इंटर फंड ट्रांसफर होती है, वो रेवेन्यू नहीं समझा जाता। यानी जो बाहर के लोगों से कंट्रीब्यूशन मिलेगी वो रेवेन्यू होगा। अगर इंटरनली जो एनपीओ है वो अपने किसी अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में से कुछ पैसे इंडोमेंट फंड में ट्रांसफर कर दे इंटरनल रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो वो रेवेन्यू कंसीडर नहीं होगा, वो इंटर फंड ट्रांसफर कंसीडर होगा। अब इंडोमेंट फंड की एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और इसमें अगर आप अपने जहन में आई कैप को रख लें तो जिस तरह से उनका आई थिंक इंडोमेंट फंड है या एक इजी टैलेंट प्रोग्राम टाइप भी है, वो कुछ इसी किस्म का है। A professional body of accountants, the NPO sets up a fund for financial support of deserving student. For this purpose उन्होंने 100 मिलियन एलोकेट कर दिए जो कि इन्वेस्ट किए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम जो आएगी उसका 80% स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने पे खर्च कर दिया जाएगा और 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो फंड इन्वेस्टमेंट में जमा कर दी जाएगी। यानी वक्त के साथ साथ जो फंड का प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो इनकम होगी वो भी पूरी की पूरी खर्च नहीं होगी, बल्कि उस इनकम में से 80% चैरिटेबल पर्पस पे खर्च होगा और 20% जो है वो फंड की इन्वेस्टमेंट में बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका देखें फायदा क्या है कि देखें फंड जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, उसके अंदर बैलेंस हमेशा मौजूद रहेगा और आप बहुत लंबे अरसे तक जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप एक ही बार सारे पैसे खर्च कर दें तो ठीक है, एक बार तो आप बहुत ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन फिर फ्यूचर में आपको जो लोग आएंगे उनको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं बचेंगे।
तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी जो सपोर्ट है वो ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो एंटिटी के जो एनपीओ है उसके नॉर्मल ऑपरेशंस, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए अवेलेबल नहीं होती, और एनपीओ के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फंड को प्रिजर्व करना है, यानी उसको खर्च नहीं करना, उसको इवन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए भी खर्च नहीं करना। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इस मकसद के लिए रखी जाएगी कि उस पर इन्वेस्टमेंट इनकम आए और वो इन्वेस्टमेंट इनकम चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रिजर्व होनी है। तो ये कॉन्सेप्ट देखें। इंडोमेंट फंड क्या है, यानी इंडोमेंट फंड में जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो एक्सटर्नल होती है, और इंडोमेंट फंड की खास बात यह है कि इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है कि प्रिंसिपल अमाउंट मेंटेन करनी है और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम को आपने खर्च करना है चैरिटेबल पर्पस पे। नेक्स्ट हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंड। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड फंड भी एक सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, यानी इनको भी अगर आप डेबिट क्रेडिट को मैच करें तो इक्वल हो जाएंगे, और इनमें रिस्ट्रिक्शन होती है रिसोर्सेज से रिलेटेड के ये जो पैसे हैं इसे किसी खास मकसद के लिए यूज करना है। अच्छा, अब बेसिकली जो रिस्ट्रिक्टेड फंड को डिफाइन किया जाता है इसमें तमाम वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आ जाती हैं जो इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन के अलावा हो, यानी इंडोमेंट वाला एक अलग टाइप हो गई, उसके अलावा अगर कहीं पर एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो आपकी फिर रिस्ट्रिक्टेड फंड होगा। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको डोनेशन दिया और उसने कहा कि जी इससे आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना बिल्डिंग बनानी है, ये आपके रूटीन खर्चों के लिए नहीं है। अब इसमें उन्होंने कोई प्रिंसिपल अमाउंट वाली कंडीशन नहीं रखी तो ये एंडोमेंट वाली तो नहीं बनी, लेकिन रिस्ट्रिक्शन तो अभी भी है, तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड फंड कहलाएगा। अब इसमें जो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस होंगी वही रेवेन्यू के तौर पर रिपोर्ट की जाएंगी। अगर कोई आप जो है इंटरनल रिस्ट्रिक्शन के थ्रू कोई अमाउंट इसमें ट्रांसफर करते हैं तो वो इंटर फंड ट्रांसफर कंसीडर होगी, वो रेवेन्यू कंसीडर नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एजुकेशनल एनपीओ है जो जिन्होंने एक फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्कूल नियर बाय रूरल एरिया में सेटअप किया, एक विलेज में फॉर एग्जांपल। फंड रेजिंग ड्राइव सक्सेसफुल रही है और बहुत सारे लोगों ने उस मकसद के लिए कंट्रीब्यूट किया। फंड रेजिंग में आपने क्लियरली स्टेट किया कि जो ये पैसा है ये यूज किया जाएगा कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ स्कूल एट दैट स्पेसिफिक लोकेशन, यानी ये पैसा दूसरे इलाकों में जो उनके स्कूल चल रहे हैं उन पे खर्च नहीं किया जाएगा। जो पैसा यहां से जमा किया गया है वो इसी इलाके में स्कूल बनेगा और उस स्कूल के ऑपरेशंस को चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो रिस्ट्रिक्शन है, प्रिंसिपल अमाउंट को भी खर्च कर सकते हैं आप, उस पर जो कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाती है उसको भी खर्च कर सकते हैं, यानी इसमें इंडोमेंट वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन है और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड फंड कंसीडर होगा। फिर है अनरिस्ट्रिक्टेड जर्नल फंड। तो इसके की पॉइंट्स ये हैं कि एक जर्नल फंड जो है वो भी सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट होता है, इसमें तमाम अनरिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू होता है, यानी जितनी भी आपको कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन मिली हैं जिसमें कोई भी शराइत नहीं है, कोई वो नहीं है, बस वाहिद शर्त यह है कि आपने उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करना है, जो आप काम करते हैं उसमें किसी भी काम में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो फंड बैलेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इन पर कोई एक्सटर्नली इंपोज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इंपोज रिस्ट्रिक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। हेल्थ केयर एनपीओ जैसे हॉस्पिटल वगैरह बनाया हुआ है आपने, उसने हैज रेज मनी थ्रू स्पेशल मार्केटिंग ड्राइव इन विच ओवरसीज कंट्रीब्यूटर्स डिपॉजिटेड $100 ईच इन इट सेव अ लाइफ फंड अकाउंट। तो उन्होंने एक फंड बनाया सेव अ लाइफ फंड अकाउंट, उसमें जो ओवरसीज लेट से पाकिस्तानी थे उन्होंने $100 ईच कंट्रीब्यूट कर दिया। ये कंट्रीब्यूशन जो हैं वो एनपीओ के रूटीन ऑपरेशंस के लिए यूज की जाएंगी, जो फोकस करता है लाइफ सेविंग ड्रग प्रोवाइड करने पे पेशेंट्स को हु कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट। तो एनपीओ का रूटीन बिजनेस भी वही का ऑपरेशन भी यही है कि जी लोगों को वो ड्रग्स प्रोवाइड करनी है जिनसे उनकी लाइफ बच सके, उन पेशेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जो पैसे आ रहे हैं ये भी उसी सारे पर्पस के लिए यूज होने हैं, यानी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब वो जो है वो किसी भी फॉर्म में वो इसको जो है ना यूज कर सकते हैं, और एज सच कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन इस पर मौजूद नहीं है। तो कोई भी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन बेशक लगी हुई हो वो काउंट नहीं होगी, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसको अनरिस्ट्रिक्टेड फंड कहा जाएगा, या इसको बाद हम जनरल फंड भी कहते हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कंट्रीब्यूशन इनकम को भी डिस्कस करेंगे, उसकी रेवेन्यू रिकग्निशन को भी डिस्कस करेंगे।
और फिर हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल होने के बावजूद भी क्या रिकॉर्ड की जा सकती है एक्रूवल बेसिस पर, और अगर हमें नॉन कैश कंट्रीब्यूशन मिले जैसे मटेरियल एंड सर्विसेज की फॉर्म में, तो उसको हमने कैसे रिकग्नाइज करना होगा। तो इन 4 पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन इनकम और उसकी टाइप्स की बात करेंगे। तो आपने जो कंट्रीब्यूशन इनकम का कॉन्सेप्ट जहन में रखना है वो ये है कि कंट्रीब्यूशन इज लाइक डोनेशन और गवर्नमेंट ग्रांट। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत सारे सोर्सेज से आ सकती है, यानी जिस तरह डोनेशन है इंडिविजुअल से भी मिल सकती है, आपको कंपनी से भी मिल सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल सकती है, और दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से भी मिल सकती है। तो जो सोर्स है कंट्रीब्यूशन का वो ये चारों हो सकते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन में वो कंट्रीब्यूशन भी शामिल होती हैं जो रिसीवेबल हों, यानी इसको रिकॉर्ड करने के लिए, इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कैश में रिसीव हो गई हो, बाज़ औक़ात हम एक्रूवल बेसिस पर भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा वो भी हम आगे इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेशन जो दी हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में कंट्रीब्यूशन की वो है अ कंट्रीब्यूशन इज अ नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर। अगर कोई आपको एक एसेट या कैश देता है और उसके बदले आपने उसको कोई सर्विसेज देनी है, तो वो तो डोनेशन नहीं होगी, वो तो चीज़ मुफ्त में नहीं मिली ना। नॉन रेसिप्रोकल ये है कि हमें किसी की तरफ से कैश या एसेट मिल रहा हो और बदले में हमने उन्हें कोई चीज़ नहीं देनी। तो अ कंट्रीब्यूशन इज अ नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर टू एन एनपीओ ऑफ कैश और अदर एसेट। तो कैश भी मिल सकता है, अदर एसेट भी मिल सकता है, और अ नॉन रेसिप्रोकल सेटलमेंट और कैंसिलेशन ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। या इसी तरीके से अगर कोई हमारा लोन या हमारी लाइबिलिटी को माफ कर देता है, कैंसिल कर देता है बगैर किसी चीज के लिए, इस वजह से कि वो हमें हेल्प करना चाह रहा था चैरिटी में, तो वो भी बेसिकली कंट्रीब्यूशन है, डोनेशन है। गवर्नमेंट फंडिंग जो प्रोवाइड की जाती है किसी एनपीओ को इस मकसद के लिए कि भाई वो कोई काम करें और उसमें कोई रेसिप्रोकल ट्रांसफर इन्वॉल्व ना हो, तो उसको भी कंट्रीब्यूशन समझा जाता है। कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो एक्सटर्नली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन होंगी, सिर्फ उन्हीं को हम मेनली रिस्ट्रिक्शंस कंसीडर करेंगे। इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस को एज सच इंटर फंड ट्रांसफर कंसीडर किया जाता है, उनको रिस्ट्रिक्टेड कंसीडर नहीं किया जाता। अब जो कंट्रीब्यूशन इनकम है, हमने इससे पहले एक वीडियो के अंदर जो फंड्स होते हैं एक एनपीओ के अंदर उनकी टाइप्स को पढ़ा था। फंड की टाइप्स भी 3 थी, इंडोमेंट, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। सिमिलरली कंट्रीब्यूशन की भी 3 टाइप्स हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड एंड इंडोमेंट। तो सबसे पहले अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी कंट्रीब्यूशन है जो कि ना रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन हो ना इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन में भी एक खास किस्म की रिस्ट्रिक्शन होती है कि प्रिंसिपल अमाउंट को प्रिजर्व करना है। तो ऐसी कोई शर्त ना हो, यानी कोई भी कंडीशन नहीं है सिवाय इसके कि आपने आपकी जो एनपीओ है उसका जो जनरल ऑब्जेक्टिव है, जो लोगों की मदद जिस स्टाइल में आपने करनी है उसमें आप कर सकें। अब उसको किस वे में आप यूज करते हैं वो आपकी मर्जी है। एग्जैक्टली किसी एक खास यूज का जो कंडीशन है वो उसके अंदर नहीं लगाया गया होता। तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एक एजुकेशनल एनपीओ जो है उसने प्लॉट ऑफ लैंड रिसीव किया है मिस्टर जमाल से, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दिस लैंड और सेल प्रोसीड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल शैल ओनली बी यूज्ड टू अचीव जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट एनपीओ। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आपके जो एनपीओ के कोई भी पर्पजेज हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, कोई वहां पर बिल्डिंग बनानी है, कोई हॉस्टल बनाना है, वो आप कुछ भी उसमें से कर सकते हैं। तो एज सच जो जनरल ऑब्जेक्टिव की शर्त लगाना है वो एज सच कोई भी शर्त नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जनरल ऑब्जेक्टिव में तो सब कुछ ही कवर हो जाता है। अब अगर हम कहते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्लॉट ऑफ लैंड 15 मिलियन है, तो हमें जो डोनेशन और इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए वो 15 मिलियन पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। बेसिकली इसकी जो एंट्री होगी वो होगी कि लैंड डेबिट हो जाएगी और कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। फर्दर 2 टाइप्स की बात करते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन इज अ कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन, यानी जिसने कंट्रीब्यूशन दी होती है कंट्रीब्यूटर, उसने जो शराइत लगाई हैं या जिस वे में आपने फंड एक्यूमुलेट किया है, जमा किया है, कलेक्ट किया है, उसके अंदर वो कंडीशन शामिल थी कि जिसमें पर्पस स्पेसिफाई हुआ हो।
जिसके लिए उस कंट्रीब्यूटेड एसेट को यूज किया जाएगा। अब डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक हेल्थ केयर एनपीओ है, उसको 10 मिलियन मिले किसी वेल्दी इंडिविजुअल की तरफ से, subject to the condition that this amount shall only be used for acquisition of land for construction of a hospital in a specific village। तो अगर नोटिस करें तो यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो 10 मिलियन है ये आपने, ये नहीं है कि कहीं पर भी इस्तेमाल करने, एक खास लोकेशन है, खास विलेज है, उसमें यूज करना है। उधर भी आपने सिर्फ लैंड को एक्वायर करने के लिए यूज करना है। लैंड को एक्वायर करने का मकसद भी क्या होना चाहिए कि उसके ऊपर आप बाद में हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो बहुत स्पेसिफिक यूज है, रिस्ट्रिक्शन है जिस इंडिविजुअल ने ये 10 मिलियन रुपीस दिए उसकी तरफ से कि ये इस मकसद के लिए पैसे यूज होने हैं, तो इसको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अ हेल्थ केयर एनपीओ रिसीव्ड rupees 25 million contribution from a wealthy individual in the year 20x2। 2002 में एक हमें 25 million की contribution मिली है। Sole purpose of amount is to support NPO's general operation in the year 20x4 and 20x5। यानी जिस ईयर में पैसे मिले हैं उसमें आप उनको खर्च नहीं कर सकते, आप उनको 2 years and 3 years later जो आपके ऑपरेशंस होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसे 20x2 और 20x3 यानी 2 इयर्स के अंदर आप उसे यूज नहीं कर सकते, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो 20x2 और 20x3 तक ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कंसीडर होगी, और उसके बाद 2004 में 20x4 जो है उसमें ये अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन बन जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक एजुकेशनल एनपीओ है, received a plot of land from Mr. Salman subject to the condition that this land shall only be used for construction of primary education school to be run by that NPO। अब एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि लैंड जो मिली है आपको, अब नॉन कैश कंसिडरेशन मिली है, लेकिन वो लैंड जो है ना वो आप बेचकर कुछ काम नहीं कर सकते, वो उस पर आप एक ही काम कर सकते हैं, सेल करना अलाउड नहीं है, उस पर आप एक प्राइमरी एजुकेशन स्कूल बना सकते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ लैंड 12 मिलियन है, तो बेसिकली इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी लैंड डेबिट, और जो कंट्रीब्यूशन इनकम वो हम क्रेडिट कर देंगे 12 मिलियन से। थर्ड टाइप जो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन इनकम की वो है इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, जिसकी डेफिनेशन ये है कि ये ऐसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होती है, यानी इसमें भी रिस्ट्रिक्शन होती है लेकिन एक खास रिस्ट्रिक्शन होती है, एक्सटर्नली इंपोज्ड होती है रिस्ट्रिक्शन, specifying that resources contributed be maintained permanently। Although the constituent assets may change from time to time। यानी जितना पैसा इस कंट्रीब्यूशन का मिला है वो मेंटेन करना है, उसको खर्च नहीं करना, लेकिन आप उसके अंडर जो एसेट्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश मिला, आप उसे बैंक में डिपॉजिट के तौर पे रखवा सकते हैं, आप उसे किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसको खर्च नहीं करना होता। बेसिकली इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो खर्च ना हो, प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्ट करके जो रिटर्न मिलेगा, जो अर्निंग्स होंगी, उससे कोई काम किया जाए रूटीन बेसिस पर, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर वो जो काम है वैसे ही चलता रहे। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एजुकेशनल एनपीओ है जिन्हें 50 मिलियन रिसीव हुआ फ्रॉम एलुमनी डोनर्स, यानी जो उसी एजुकेशनल एनपीओ से लोग पढ़कर गए थे। उन्होंने एक शर्त लगाई कि प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टेड एज पर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एक पॉलिसी दे दी इन्वेस्टमेंट की कि ऐसे इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, एनपीओ कैन नॉट यूज द प्रिंसिपल बैलेंस टू फंड ऑपरेशन। हाउएवर एनपीओ कैन यूटिलाइज द इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स to pay for things such as academic programs और building new school facilities। जो उससे अर्निंग होगी उससे तो वो उससे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल बैलेंस है वो सिर्फ एक मकसद के लिए यूज होगा कि उसको इन्वेस्ट किया जाए और उससे अर्निंग्स की जाए, और वो उन अर्निंग्स का यूटिलाइजेशन एनपीओ को अलाउड है, प्रिंसिपल बैलेंस की यूटिलाइजेशन एनपीओ को अलाउड नहीं है। तो ये पॉइंट जो है वो हमारा 3 टाइप भी हमने कवर कर ली और कंट्रीब्यूशन इनकम को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकग्निशन का। अब 2 वेज होते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन के, एक को तो हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड और एक को कहते हैं डेफरल मेथड। ये फिर आगे हमने अभी वीडियोस जो अपनी कवर करनी है
उसमें हम इनके ऊपर अलग अलग जो है एक वीडियो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड पे बनाएंगे, एक डेफरल मेथड पर बनाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसमें ओवरऑल काफ़ी डिटेल में कवर करना पड़ेगा हमें। तो इन दोनों, ये बस हमने ध्यान में रखना है कि रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में जो वे है वो डिफरेंट है और डेफरल मेथड के अंदर वे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एनपीओ के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो इनमें से कोई एक मेथड सेलेक्ट करे और उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें ओवर द पीरियड। अगर एक एनपीओ पहले रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड यूज कर रही थी और फिर वो डेफरल मेथड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी समझा जाएगा। सिमिलरली डेफरल मेथड से रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड की तरफ जाते हैं, यानी एक मेथड से दूसरे की तरफ चेंज करते हैं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी समझा जाएगा। जिस तरह हम IAS 8 में रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करते हैं फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की, वैसे ही हमें इसमें भी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल की, कि बाज़ ऐसा होता है कि एक कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें कैश में रिसीव नहीं हुई या एसेट जो है वो अभी रिसीव नहीं हुआ, तो क्या हम उसे एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अ कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट व्हेन इट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया हैं और ये क्राइटेरिया वैसे ही हैं जैसे IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स में है कि अमाउंट टू बी रिसीव्ड कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड और अल्टीमेट कलेक्शन इज रीजनेबली अश्योर्ड। IAS 20 में जो रिक्वायरमेंट है उसकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, वहां पर यह है कि रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए कि आपको ग्रांट रिसीव हो जाएगी और आप उससे रिलेटेड जो कंडीशंस हैं उनको मीट कर लेंगे। तो ये तकरीबन कह लें कि इन सब्सटेंस ये भी बात तकरीबन वही बनती है, यहां पर वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है प्लेज का। प्लेज बेसिकली एक प्रॉमिस होता है कंट्रीब्यूट कैश एसेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है उसने अभी हमें कैश नहीं दिया, लेकिन उसने एक प्रॉमिस किया, उसने कहा कि जी हाँ आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें, मैं आपको 5 मिलियन रुपीस दूंगा। अब ये उसकी तरफ से एक प्रॉमिस है, तो प्लेज का वर्ड यहां पर जो यूज होता है वो प्रॉमिस की टर्म्स में यूज होता है। लॉ वाला ये बेलमेंट और प्लेज वाला प्लेज नहीं है जो सिक्योरिटी के तौर पर होता है। ये यहाँ पे है कि जी उसने कुछ देने के लिए वादा किया है तो उसको प्लेज कहते हैं। तो किसी और कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल की तरह जो अनकलेक्टेड प्लेज है, जाहिर बात है अगर आपको प्लेज के बाद पैसे रिसीव हो गए उससे तो आप इनकम बना सकते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब किसी ने प्रॉमिस किया हुआ है और क्या आप उसको इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? द आंसर इज दैट कि एक तो वो रिकग्निशन क्राइटेरिया को मीट करता हो। रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा। नंबर 2, रीजनेबल एश्योरेंस हो कि एनपीओ जो है वो कंडीशंस को मीट कर लेगी। नंबर 3, कंट्रीब्यूशन डिपेंडेंट ना हो किसी कंटीजेंट इवेंट पर जो एनपीओ के कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि अगर वो चीज एनपीओ के कंट्रोल में नहीं है और उस चीज पर डिपेंडेंट है तो आप कंफर्म नहीं होंगे कि आपको वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है बीक्वेस्ट का। ये एक किस्म की वसीयत जिसे हम कहते हैं, विल होना, कि कोई एक पर्सन कहता है कि जी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी डेथ के बाद वो एनपीओ को मिल जाएगी। अब जो बीक्वेस्ट होते हैं अमूमन इनमें जो अनसर्टेनिटी का लेवल है वो काफी हाई होता है। फिर टाइमिंग ऑफ रिसीट भी कंफर्म नहीं होती और अमाउंट जो रिसीव होगी वो भी कंफर्म नहीं होती। अब एक पर्सन ने ये कहा कि उसकी जितनी भी जायदाद और चीजें हैं एट द टाइम ऑफ हिज डेथ जो होंगी वो सारी की सारी एक एनपीओ को मिल जाएंगी। तो वो कुछ पैसे खर्च भी कर रहा होगा, कुछ मजीद अर्न भी कर रहा होगा। तो जब उसकी डेथ होगी, एक तो वी डोंट नो कि जी कब होगी, फिर जब डेथ होगी तो उस टाइम उसके एसेट्स कम हो चुके होंगे, ज्यादा हो चुके होंगे, कितने होंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए एक रिलायबल मेजरमेंट भी मुश्किल है, उसकी टाइमिंग भी एज सच काफी अनसर्टन है। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ सिलसिले में ये कहता है कि मैनी केसेस में रिकग्निशन क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा और इसलिए बीक्वेस्ट से रिलेटेड जो इनकम और एसेट है वो तब तक रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए जब तक कि वो रिसीव ना हो जाए। ये हमारे कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल पे पॉइंट्स थे। अब हम एंड में डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूटेड मटेरियल्स एंड सर्विसेज को। तो बाजू का जहां पर हमें कैश में कंट्रीब्यूशन मिल रही होती है तो उसकी अकाउंटिंग तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन अगर हमें कोई नॉन कैश एसेट दे दे तो उसको मेजर किया जाएगा फेयर वैल्यू पर, जो कि हम मार्केट वैल्यू या अप्रेजल वैल्यू की बेस पर एस्टिमेट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे फेयर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है। अप्रेजल वैल्यू ये है कि जहां पर आप किसी एक्सपर्ट से उसकी वैल्यूएशन करवा लेते हैं, अप्रेजल करवा लेते हैं।
फिर एक कंट्रीब्यूटेड मटेरियल एंड सर्विसेज जो हम नॉर्मली परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक हेल्थ केयर का हॉस्पिटल एनपीओ है जहां पर हम लोगों को दवाइयां प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नॉर्मली ये होता है कि हम जो है वो मेडिसिन मार्केट से परचेज करते हैं, होलसेल मार्केट से, और फिर जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते होते उनको हम प्रोवाइड करते हैं। अब किसी ने हमें कैश देने के बजाय क्या किया कि उन्होंने हमें मेडिसिन ही प्रोवाइड कर दी। फॉर एग्जांपल जिनसे हम खरीदते थे उन्होंने ही कुछ हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन दे दी चैरिटी के तौर पर कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे खरीदते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा कुछ हमारी तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन है कि ये भी आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हमें उसके अगेंस्ट पैसे तो नहीं देने पड़े जो हमें पता हो कि ये मटेरियल और सर्विसेज कितने के हैं, तो फिर हम उनको उस फेयर वैल्यू पे मैयर करेंगे जो हम रूटीन में सिमिलर मेडिसिन को परचेज करने के लिए वैल्यू यूज करते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि एनपीओ इस तरह की जो कंट्रीब्यूशन है उसको कब रिकग्नाइज करेगी। एक तो वो रिकग्नाइज करेंगे जब इसकी फेयर वैल्यू रीजनेबली जो है एस्टिमेट की जा सकती हो। दूसरा ये कि जो मटेरियल और सर्विसेज हैं वो एनपीओ के ऑपरेशन में नॉर्मल कोर्स के अंदर यूज होते हैं, और अगर वो नॉर्मल कोर्स में यानी इस तरीके से कंट्रीब्यूट ना होते तो अदरवाइज हमें परचेज करने पड़ते, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसे भी हो सकता है कि लोगों की तरफ से आपको अगर कोई ऐसे मटेरियल्स वगैरह कंट्रीब्यूट हो जाएं जो आपके इस्तेमाल में नहीं आते, जो आपके ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप तो उनका कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, उनसे लोगों को भी हेल्प आउट नहीं कर सकेंगे। अब एक प्रॉब्लम होता है जब हम कंट्रीब्यूटेड मटेरियल्स और ख़ास तौर पे कंट्रीब्यूटेड सर्विसेज की बात करते हैं, वो प्रॉब्लम ये होता है कि इनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक तो रिकॉर्ड कीपिंग डिफिकल्ट है, दूसरा वैल्यूएशन की डिफिकल्टी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी एनजीओ है, एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ज़्यादातर ये काम करते हैं कि उनके बहुत सारे वॉलंटियर्स वो जमा करते हैं और वो मिलकर जो है ना सड़कों की गलियों की सफाई का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उन वॉलंटियर्स की सैलरी का एस्टिमेट लगाना कि अगर उनको हम हायर करते हैं तो कितनी सैलरी देते, कोई 1 घंटे काम कर रहा है, कोई 4 घंटे काम कर रहा है, कोई डेली बेसिस पर जो है ना अपनी सर्विसेज वॉलंटियर करता है, कोई वीकेंड बेसिस पर करता है, कोई कभी कभी करता है। तो इसमें जो वैल्यूएशंस हैं वो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि एक रिलायबल वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकेंगे ये जो वॉलंटियर्स हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इनकी फेयर वैल्यू क्या है। तो ये इस वजह से समटाइम्स जो है वो हमारी जो इस तरह की कंट्रीब्यूशन है जहाँ पे लोग सर्विसेज वगैरह दे रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे होते हैं जिस तरह से पुराने कपड़े, यूज्ड कपड़े लोग देते हैं और वो आगे हम डिजर्विंग लोगों में तकसीम कर देते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन करना वगैरह बहुत मुश्किल काम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम कई जगह पर राइज होगा और वहाँ पर फिर क्योंकि रिलायबल मेजरमेंट नहीं होगी, तो क्योंकि रीजनेबली एस्टिमेट होना तो ज़रूरी है, अगर रिलायबल मेजरमेंट नहीं होगी तो उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।